नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल भारतवर्ष। मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आज के समय विदेश में पढ़ाई लगभग हर भारतीय बच्चे का सपना होता है, लेकिन विदेश जाने का फैसला ना तो पेरेंट्स के लिए आसान होता है ना ही बच्चों के लिए, क्योंकि आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर और उसके साथ सुरक्षित भविष्य, ये तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। और ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ जहां मिल पाए, वो सर्च कर पाना, उस पर जीरो इन कर पाना, वो भी अपने आप में एक टफ टास्क होता है। इसीलिए आजकल यूएस और कनाडा के बाद बात हो रही है जर्मनी की। जर्मनी कैसे आपको फ्री एजुकेशन का मौका दे रहा है, करियर के लिए अच्छे ऑप्शन दे रहा है, इन सब पे बात करने के लिए, आपकी हर दुविधा को दूर करने के लिए हम एक खास सीरीज लाए हैं, जिसमें आपको जर्मनी में पढ़ाई करने के ऑप्शंस बताएंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। करियर एंड एजुकेशन कंसल्टिंग कंपनी एंड्रू डॉशलैंड के आप फाउंडर हैं रवि मुंजाल जी, स्वागत है आपका। और इंडिया में आप मार्केटिंग हेड है प्रियंका सनसनवाल। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे माँ बाप परेशान होते हैं तो वो जितने सवाल उनके जहन में होते हैं, आपके पास सबका जवाब होगा। हम कोशिश करेंगे, सबका जवाब नहीं है तो एटलीस्ट आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कवर कर पाएँ। ओके, तो हमने इस सीरीज को 10 भागों में बांटा है, जिससे हर हिस्सा कवर हो सके और आपके जितने भी रहने, खाने, पढ़ने, सोने से लेकर सवाल हैं वो सबको हल किया जा सके। ऐसे में पहला सवाल यही आता है कि जर्मनी ही क्यों? जर्मनी का जब बात आती है तो सबसे पहला आंसर इसका ये भी मिलता है क्योंकि वहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात होती है। बिल्कुल। तो यही बताइए, ये फ्री एजुकेशन है क्या? आखिर सच में क्या मुफ्त पढ़ाई हो सकती है वहाँ पर? बिल्कुल। मैं पहले ये बोलूँ कि फ्री एजुकेशन, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा वाई जर्मनी, कि जर्मनी ही क्यों जाना है आज की डेट में। अगर मैं इकॉनमी की बात करूँ तो जर्मनी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, सबको मालूम है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी एक हब माना जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स, मर्सिडीज़, पोर्शे, ऑडी, बॉश, ये सारे जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तीसरा, जैसा आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ पर है बहुत ही स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एजुकेशन फ्री होती है। और हाँ, आपने सही सुना, फ्री मतलब फ्री, ज़ीरो ट्यूशन फीस की हम उसकी बात कर रहे हैं। डिटेल में उसमें थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बस उससे पहले हम थोड़ा सा पहलू पर ध्यान रखें कि क्यों जर्मनी। तो आपका इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें जर्मनी, आपको स्टडीज़ करने के बाद में आपको 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा भी देता है। फिर आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल गया है तो आप अगर ब्लू कार्ड पे हैं तो आपको 21 मंथ में वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकता है। 33 मंथ में भी होता है, उसके बहुत रूल्स हैं, बट अगर आप ब्लू कार्ड पे हैं तो 21 मंथ में भी मिलता है। तो ये अगर मैं इनको 4 या 5 पॉइंट्स में अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो ये मेन पॉइंट्स हैं कि क्यों जर्मनी जाना चाहिए। और कंसीडरिंग आज की डेट में हम यूएस की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, वीज़ा इश्यूज़ हैं, तो जर्मनी के अंदर चीज़ें बहुत सरल हो रही हैं, बहुत स्टेबलाइज हो रही हैं, और जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है आने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ इसको कैसे मतलब पॉसिबल बना देती हैं कि फ्री एजुकेशन में कई बार दिमाग में रहता है कि हाँ कुछ तो, लेकिन चार्जेस होंगे, कुछ तो होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, हालांकि हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन फिर भी पहला एक एश्योरेंस आप कैसे देंगे? मैं उस पर आती हूँ। एक बात जो रवि ने पहले जर्मनी की जो बात करी, उसमें जब भी एक हिंदुस्तानी पेरेंट्स अगर देखते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, तो उस कंसर्न में पहला वही जो फीस फ्री है वो आपका कवर हो जाता है। पेरेंट्स का आधे से ज़्यादा जो कंसर्न है वो ख़त्म हो जाता है कि फ्री। उसके बाद जब आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो जर्मनी में स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। तो उनको काम करने वाले स्किल्ड लोग चाहिए, वो आपका सॉर्ट आउट होता है। अगर आप एजुकेशन आपने ले लिया, आपको वर्क वहाँ मिल गया। फिर तीसरी बात आती है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा, मुझे अगर परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो मुझे वो ऑप्शन कितना लॉन्ग टर्म है या और कितना इजीली मिल सकता है। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर आपने चीज़ें की हैं तो टिक, यू आर ग्रांटेड दी PR। सो ये सारी चीज़ें जब सॉर्टेड हो जाती है तो जर्मनी से बेटर कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि है, कि अगर आप फॉलो करोगे स्टेप्स, चीज़ें, इट्स ग्रांटेड फॉर यू। आपको यूएस की तरह या किसी और कंट्री की तरह कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान मालिक है हमारे वीज़ा का, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ फीस इन सारी चीज़ों की,
सो ट्यूशन फीस जो होती है मेजरली, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट लेती है पेरेंट्स की पॉकेट्स का, अगर मैं यूएस की बात करूं तो एक सेमेस्टर में 20 से 25 लाख रुपए एक नॉर्मल फीस सेमेस्टर की जाती है बच्चों की ट्यूशन फीस। जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं वो अलग चीज़ें हैं। सो जर्मनी में ट्यूशन फीस आपकी नहीं जाती है, बट हाँ एक कुछ 150 यूरोस से लेके 350 यूरोस तक का एक सेमेस्टर का खर्चा जिसको हम बोले बच्चों का आता है। INR की बात करूं तो 15,000 से लेके 35,000 तक का खर्चा है। उसमें भी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती है, क्योंकि आप उनके कैंपसेस को यूज़ कर रहे हो, आप उनके जो भी रिसर्च लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट करती है। प्लस आपको एक ट्रैवल टिकट भी देती है सब्सिडाइज। इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर वो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ही आपको देती है, जिससे कि आप पूरे पूरे जर्मनी में आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको एज एन स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने के मिलेंगे। तो फीस लिटरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नहीं है। रवि जी, आप 18-20 साल से रह रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल। जब कोई पेरेंट सोचता है कि बच्चे को विदेश भेजना है तो उसके एक दिमाग में एक मोटा मोटा अमाउंट तो रहता ही होगा कि इतना पैसा मुझे लगाना है। जर्मनी उसके लिए कितना पैसा बचा देता है और बाकियों को कितना प्रोत्साहित कर देता है? मान लीजिए किसी का इतना बजट नहीं है, लेकिन कितने तक लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर लगा रहे हैं और वही पैसा बाहर लगाकर वो क्लास को और मौका मिल जाता है कि वो बच्चे को बाहर पढ़ा सके। अगर हम इस क्रम में बात करें, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल लूँ यूएस का, अगर कोई बच्चा मास्टर्स यूएस से करना चाहेगा तो आप आराम से मान सकते हैं 70 से 80-90 लाख, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इतना खर्चा आपका आता है। इवन अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, किसी ने मास्टर्स करना है तो आराम से आप डिपेंड कौन से कोर्स में जा रहे हैं, 15 लाख हो सकता है, 20 लाख 30 लाख रुपए के करीब तक ये राशि जा सकती है। पर जर्मनी में ये एजुकेशन, जैसे प्रियंका ने भी बताया और मैंने पहले बताया, एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल फ्री है। और हमारे 16 स्टेट्स हैं जर्मनी के अंदर, 14 स्टेट्स के अंदर में आपका ज़ीरो ट्यूशन फीस है। 2 स्टेट्स हैं, बाडेन-वुर्टमबर्ग और बायन, जहाँ पर फीस होता है वो भी बहुत नेग्लिजिबल है, 1500 यूरो के आसपास, वो जो सब बच्चों का होता है। अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता है, तो जर्मनी आज की डेट में बिल्कुल राइट कंट्री है। फंड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने पूछा है, तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, आपको 11,902 यूरो का एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना होता है। उसके अलावा आप जो है आप इमरजेंसी फंड्स काउंट कर सकते हैं कि कुछ आपने एप्लीकेशंस भेजनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, कि अगर आप पहले जा रहे हैं, आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट खुलेगा उसमें खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने 1 या 2 महीने का इमरजेंसी फंड ले सकते हैं। तो अगर मैं मोटा बात करूं तो आप 15 लाख रुपए का अपना एक इन्वेस्टमेंट मान के चल सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में इनिशियली खर्चा आएगा। और ये ब्लॉक्ड अकाउंट जो है, ब्लॉक्ड अकाउंट आपका पैसा है, आप घबराएं ना कि ब्लॉक क्यों हो रहा है। आपका एक अकाउंट खुलेगा जर्मनी के अंदर में, आप यहाँ इंडिया से बैठ के खोल सकते हैं। उसका मेन पर्पस ये है कि आप जर्मन गवर्नमेंट में बोझ नहीं बन रहे हैं, बर्डन नहीं बन रहे हैं। आप एक निश्चित राशि हर महीने उससे निकाल सकते हैं ताकि आप 1 साल तक आप अपने खर्चे खुद से वहाँ पर उठा सकें। तो ये ब्लॉक्ड अकाउंट का एक पर्पस है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जर्मनी में 15 लाख रुपए में वर्ल्ड क्लास आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको लैब्स मिलती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप ये सब कुछ आपको एक्सेस मिल रहा है जो कि आपको शायद इंडिया में उस लेवल पे ना मिले। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप कंपनीज लाइक मर्सिडीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक जर्मनी बहुत अच्छा विकल्प है आज के देश में, आज के टाइम के अंदर। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों को बाहर पढ़ाने की बात होती है तो पहले होता था लोग शादी के लिए पैसा जोड़ते थे, अब उसी तरह लोग पहले से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। आपने इंडस्ट्री के बारे में भी बताया है, इकोनॉमी और इंडस्ट्री दोनों किस तरह मुफीद है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो जाते हैं और वहीं पर बसना चाहें या वहाँ आगे काम करना चाहें। तो आपके सामने मैं बैठा हूँ तो मेरे से बड़ा एग्जांपल कौन हो सकता है। मैं पिछले 18 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। मैंने जर्मनी में जॉब्स की हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैंने काम किया है खुद से। तो जर्मनी वेलकम्स स्किल्ड लेबर। अगर आपके पास में राइट स्किल सेट है, आपको भाषा का ज्ञान है। हाँ, जर्मनी में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप लैंग्वेज के लिए आप यहाँ से जाएं, आप जर्मन बेसिक लेवल A1 A2 यहाँ से करके जाएं, जो कि एक यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। बट उसके अलावा अगर आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है
तब भी आप लैंग्वेज सीखे जाएं ताकि आप वहाँ इंटीग्रेट हो पाएँ वहाँ की सोसाइटी में। आप अगर मान के चलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रहा है और सारे जर्मन स्पीकिंग है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप भी सीखें, आपकी वजह से उनको मीडियम ऑफ लैंग्वेज चेंज ना करना पड़े। होता है लोग करते हैं, बट एडवाइजेबल यही है कि आप भाषा को, लैंग्वेज को प्रेफरेंस देकर जाएं। प्रियंका, जब भारत में बात होती है करियर ऑप्शन की, तो लोग या तो डॉक्टर, इंजीनियर या MBA, बस ये 3 की बात होती है। आजकल AI का जोर भी है, टेक्निकल फील्ड्स के लिए भी है। वहाँ पर किस तरह की पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब वहाँ की कितनी वैल्यू होती है? और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सुनते हैं पैराडाइज है, ऐसा है क्या? और AI और टेक्निकल फील्ड्स के लिए क्या है? सो इंडिया में जब हम बात करते हैं तो मेजरली पेरेंट्स की बात करें, आज तो मैं फिर भी बोलूँगी कि पेरेंट्स थोड़ा सा ओपन माइंड हो गए हैं करियर ऑप्शंस को लेके। पहले के टाइम पे नहीं होते थे। पहले पेरेंट्स को सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखते थे, या तो इंजीनियर बन जाए मेरा बच्चा, या मैनेजमेंट ले ले, या फिर डॉक्टर। यही ऑप्शंस होते थे। इंडिया में तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स या बच्चों को तो बोल दिया जाता था नहीं पढ़ रहा है शायद इसलिए आर्ट्स लिया होगा। सो वो कॉन्सेप्ट अब नहीं है। अब आपको दिखेंगे बहुत सारे बच्चे जो 90-95% भी लाते हैं, वो भी आर्ट्स की साइड में या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं। अब उनका डिफरेंस ये है कि हमें क्या पढ़ना है वो हमारा टेस्ट होना चाहिए। पेरेंट्स का इनपुट्स आते हैं बट उतने नहीं आते हैं। सो वहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो वहाँ पे पहले जर्मनी में भी आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो जर्मनी हमेशा बोला जाता था कि ओनली इंजीनियर्स प्लेस, कि अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग में जाना है, स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल में, तो जर्मनी इज़ दी हेवन फॉर यू। उससे बेटर आपको कंट्री में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अब ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बर्लिन की अगर मैं बात कर लूँ तो वो स्टार्टअप कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। AI की अगर जैसे आप बात कर रहे हो तो जर्मनी इज़ हाईली इन्वेस्टिंग इनटू AI डिजिटलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड 2030 तक दे हैविंग अ बजट ऑफ 5 बिलियन। सो इट्स इंक्रीजिंग। अभी 2025 में 5 बिलियन का, जैसे प्रियंका ने बोला, उन्होंने सेट किया है। बट अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो मार्केट वैल्यू जो है 40 बिलियन USD का है AI से। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितनी AI की अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं, वो उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जब गवर्नमेंट एंड कंपनीज, जर्मनी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या चीज़ों पे इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट एंड कंपनी दोनों इन्वेस्ट कर रही हैं। मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, वो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के लिए है, उसी में उनके लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, उनको ही ऑप्शंस मिलेंगे उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट वहाँ है जिसने लैंग्वेज लर्न की हुई है, मशीन लैंग्वेज या और किसी इस तरीके की लैंग्वेजेस, या कोडिंग की हुई है, तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को हायर किया जाएगा। सो जब आप फ्यूचर देखते हो अपना, तो अगर आपने वहाँ से एजुकेशन लिया तो दे आर रेडी टू टेक यू इन देयर ओन सिस्टम। वो चाहते हैं कि आप पढ़ो और हमारे ही पास आके हमारी कंट्री को चलाओ, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन, आगे जाके ये जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको चलाएगा कौन? सो उनको वो लोग चाहिए कि जो अच्छे लोग हों, जो एजुकेशन हमारे साथ सिस्टम में ले, हमारे सिस्टम को समझे। उन्हीं लोगों के को हम आगे अपनी कंट्री चलाने के लिए या उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम चाहते हैं कि वो इस तरीके से करें। एक और चीज़ जो जर्मनी में आती है, वो बहुत ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट करते हैं। अपनी जो टोटल इकोनॉमी उनकी GDP है उसका 3.1% वो R&D में ही लगाते हैं। वो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, सिविल स्ट्रक्चर हो सकता है, AI हो सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। बट वो पूरा पैसा वापस लगाते हैं अपनी, ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो हो। तो इसी क्रम में जैसे प्रियंका ने बोला, और मैं अगर आपका प्रिसाइज आंसर करना चाहूँ तो ये एक मिथ रह गया है कि जर्मनी जो है सिर्फ एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंट्री है, ऐसा माना जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज भी उस क्रम में बहुत सारी जॉब्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनके लिए। और जर्मनी बहुत फास्ट पेस से डिजिटलाइजेशन से गुजर रहा है। सारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो AI का बहुत स्कोप है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा भी अगर मैं इनको इंजीनियरिंग को साइड में करूं तो आप देखेंगे आज की डेट में नर्सिंग की बहुत डिमांड्स है। हमारे यहाँ से बहुत सारी नर्सेज आ रहे हैं। तो लीग से हटकर जो जॉब्स होते हैं, पढ़ाई होती है, वो सब है। हाँ, आज की डेट में सारे विकल्प आपके सामने ओपन है। आपने चूज़ करना है आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वो भी विकल्प हैं। मेडिसिन के लिए जाना चाहते हैं, वो सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं। पढ़ाई की हमने बात करी, करियर
की बात हो गई कि वो सब है, अब बात आती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि विदेशों की जब बात होती है तो कई बार किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म इस तरह को लेकर पेरेंट्स ज़रूर चिंतित रहते हैं। वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के एरियाज़ में रह रहे हैं तो आप डॉम्स में रहते हैं, एक्सेस सिटी तक आपको है, तो ऐसा सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहाँ पर गन क्राइम है या किसी स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने अवेयरनेस अपने लिए बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत है, तो उस चीज़ों का आपको कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने लिए कि अगर आप रात को 4 बजे या 3 बजे रात को आ रहे हैं कहीं से निकल के, कि आप एक सुनसान रास्ते से ना आकर आप पब्लिक वाले से आएँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बट ओवरऑल सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो जर्मनी बहुत सिक्योर कंट्री है। कल्चर, उसकी अडेप्टेबिलिटी बच्चों के लिए कितनी है? सो इनिशियली जैसे हमेशा बोले जाते हैं, मैं जर्मनी तो बहुत बाद में जाऊंगी, पहले मैं हिंदुस्तान की ही बात करूं कि अगर हिंदुस्तान में भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अगर नॉर्थ इंडियन साउथ में जाते हैं तो कितनी अडेप्टेबिलिटी में डिफरेंसेस होता है वो हम देखते हैं। बट हाँ, अगर कोई अपने आप से ही, अगर साउथ में भी हम जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आपको हमारी लैंग्वेज आ रही है तो हम फ्रेंड्स जल्दी बनते हैं। सेम विद जर्मन्स ऑल्सो, वो चाहते हैं कि आप, ऐसा नहीं है वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, बट हिंदुस्तानियों की तरह इतने फ्री भी नहीं है कि बस आओ वेलकम, ऐसा भी नहीं होता है। आप उनसे कुछ चीज़ें पूछोगे, आप जाके आउटस्पोकन बात करोगे, वो आपसे बात करेंगे। बट हाँ, आप चाहते हो कि वो आपसे पूरे घर की पूरी फैमिली की बातें कर लें, वो नहीं करते हैं। वो बहुत लिमिटेड अपनी सारी बातों को रखते हैं। कल्चर बहुत अच्छा है, प्लेन सिंपल, वो लोग ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट जब वो ट्रस्ट करते हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि आप गलत चीज़ें ना करें हमारी कंट्री में आके, जो एक सिविक सेंस है उसको मेंटेन करके चलें। तो ये सारी कुछ चीज़ें आप मेंटेन करके चलेंगे तो दे वेलकम यू लाइक एनीथिंग। प्रेशर यहाँ पर पढ़ाई का जिस तरह होता है कि बस ये करना ही है, इतने % मार्क्स लाने हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ है इस दबाव कम बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। जर्मन एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप ये मानकर चलिए आपने यहाँ इंडिया से एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और अपनी पढ़ाई के पहले सेमेस्टर के दौरान आपको ये लगता है कि ये वो कोर्स नहीं है जो मैं करना चाहता था ड्यू टू XYZ रीज़न, अच्छा, हाँ, तो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, बट उस से फील्ड से रिलेटेड थोड़ा होना चाहिए ताकि आपका एक सेमेस्टर लूज़ ना हो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। आप उसका जो क्रेडिट पॉइंट है दूसरी यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं विदाउट लूजिंग योर बेसिकली जो आपने एक सेमेस्टर किया है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि अगर आप 3 एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना चाह रहे हो साल में, रेस्ट ऑफ द 2 यू कैन टेक इन अनदर सेमेस्टर। वहाँ पर फोकस जो, अगर मैं जर्मन स्टूडेंट्स की बात करूँ, वो एक सब्जेक्ट को लेकर अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। तो अगर 2 साल का मास्टर से कई बार देखने को मिलता है कि वो 3 साल में या 4 साल में उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, उसको डीपर उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है। अगर बीच में अगर किसी कारणवश आपने 2 सेमेस्टर किया और 3rd सेमेस्टर आपको इंडिया में कोई फैमिली इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ आ गए हैं, तो आप एक सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हैं। तो आप अपनी स्टडीज़ को एक्सटेंड करके आप सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हैं। तो ये विकल्प वहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रेशर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेशर आएगा। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो पीयर प्रेशर एजुकेशन में जितने बच्चे लेते हैं उतने ही पेरेंट्स भी लेते हैं। मदर्स की किटी पार्टी है, वहाँ अलग लेवल पे डिस्कशन चल रहा होगा, फादर के ऑफिस में अलग लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, बच्चों के अपने ग्रुप में अलग लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। सो स्ट्रेस लेवल मतलब फैमिली के हर एक मेंबर को इंडिया में होता है कि 10th में क्या मार्क्स आए हैं, ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स आए हैं, 12th में क्या मार्क्स आए हैं। जिसके बच्चे का बोर्ड है उसके घर में अलग माहौल, उसके घर में बिल्कुल अलग माहौल है। और फिर मैंने बहुत फ्यू पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे सुसाइड एंड बाकी चीज़ें भी इस तरीके के मेंटल प्रॉब्लम्स बच्चे ले लेते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं। सो वो सब को कंसर्न करने के लिए पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते हैं, बट वो बात भी नहीं करते हैं। सो मेरा कहना ये होता है कि आप अपने बच्चों से बात करो, आप दूसरों के बच्चे से अपने बच्चे को जज मत करो
कि वो बच्चा 95 लाया है या वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेके चल रहा है या मेरा बच्चा क्यों नहीं उस कोर्स में जाना चाह रहा है। आपका बच्चा आपके हिसाब अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, वो उसकी शायद गोल्स अलग हैं लाइफ में। लेकिन जर्मनी में ये वो ही नहीं प्रेशर है, नहीं है। वहाँ पे आप सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर लोगे तो अलग बात है। जैसे रवि ने बताया कि आप अपने सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हो। अगर आपको फैमिली के कुछ इंडियन इवेंट्स अटेंड करने हैं या आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको सेमेस्टर ब्रेक लेके इंडिया में आना पड़े, तो आप आओ, अपना काम सारी चीज़ें करो, आप टेंशन मत लो। बट अगर यही चीज़ इंडिया में होती तो पेरेंट्स इतना चीज़ों को कंसर्न बना देते हैं कि नहीं बच्चे की एजुकेशन है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, साल छूट गया, इतना कंसर्न नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स, तो वो एक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो हैं वो कितने सही होते हैं? क्या शुरुआती ईयर्स में जब आपको बहुत अच्छी जर्मन नहीं आती, उनसे काम चल जाता है? हाँ, तो मैं एक थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैं जब आपने मार्क्स की बात की थी, तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपकी मार्क्स से आपका पर्सनैलिटी नहीं होती है वहाँ पर। वो एक एडिड वैल्यू है। अगर आपको सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना है तो उसमें एक एडिड वैल्यू हो जाएगा, लेकिन आप कैसा वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आपका स्किल सेट कैसा है, आपने क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं इसी क्रम में अगर मैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की बात करूं, तो मास्टर्स के लिए बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं और उसी के लिए मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। और स्पेशली मैं इंडियंस की बात करूं तो स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में जाते हैं और मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए, वो एक अच्छा विकल्प है। अगर हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स जर्मन लैंग्वेज में होता है, जिसके लिए आपको लैंग्वेज यहाँ से सीख के जाना पड़ता है। फिर आपको एक हम आने वाले एपिसोड्स में उसके बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट को लीक करना होता है बैचलर्स के लिए, तो मैं अभी इस एपिसोड में उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आजकल आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी विकल्प हैं, जो कि 2010 के बाद से उनकी डिमांड्स काफ़ी बढ़ी है। आप मानकर चलिए एक नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो उस विकल्प के लिए कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी सामने आए हैं। अगर किसी के मार्क्स, अगर वो कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, किसी के 58-60% मार्क्स हैं, अब उसको 90% वाले से कंप्लीट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो एक ऑप्शन वो भी है। वहाँ पर भी आपको कुछ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल सकते हैं बैचलर्स में, बट मेजॉरिटी की मैं बात करूँ तो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। बट मास्टर्स की हम बात करें तो वो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपको इंग्लिश में बहुत मिलेंगे। अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं तो सब चीज़ों से टिक मार्क करते चलते हैं पेरेंट्स। एक बात आती है कि खाना मिलता है, आजकल तो सब जगह इंडियन फूड मिल जाता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को चिंता होती है कि दुबला हो गया है, ये ऐसा ना हो खाना ना मिले, तो वहाँ पर इंडियन फूड और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे उसकी क्या व्यवस्था रहती है? वहाँ पर इंडियन स्टोर्स हैं। आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, अगर बड़ा भी नहीं है, अगर आप छोटी प्लेस में जा रहे हैं, तो सराउंडिंग्स में आपको डेफिनेटली इंडियन स्टोर मिल जाएंगे। पिछले अगर मैं 10 साल में बात करूँ तो इंडियन पॉपुलेशंस बहुत गई है वहाँ पे। स्टूडेंट अगर बात करें तो 50,000 स्टूडेंट जो है 2024 तक वहाँ पे गए हैं। ये प्रोजेक्शंस हैं कि आने वाले 2-3 साल में 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। तो ये डेटा जो है बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अब उनके लिए आपको कम्युनिटी है, तो आपको भोजन भी आपको मिलेगा, तो आपके लिए इंडियन स्टोर्स आपको वहाँ मिलते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी आपको मिलेंगे। डेली रेस्टोरेंट्स में खाना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, बट आप अपना स्टोर से जाके अपना ले सकते हैं। आप लोकल स्टोर्स में आपको बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, वेजिटेरियन जो भी आपको चाहिए। तो आलू वहाँ भी मिलेगा, आलू यहाँ भी मिलेगा, गोभी वहाँ मिलेगी, यहाँ भी मिलेगा, वो ऑप्शंस हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हैं आपको। हाँ, आप इंडिया से जाने से पहले थोड़ा सा कुकिंग जरूर सीख कर जाएं, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स इनके पास पैसा है, उन्होंने तो बच्चे को भेज दिया और उनसे कहा निश्चिंत रहो, अब तुम सिर्फ पढ़ाई करो। बहुत से पेरेंट्स और बच्चे भी ये सोच के जाते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कमा लेंगे जिससे पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। वहाँ स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा या पार्ट टाइम जॉब ये कितना पॉसिबल है और उससे वो कितना खर्चा अपना निकाल पाते हैं? अगर मैं स्टूडेंट की पार्ट टाइम्स की बात करूं तो एज ऑन अ स्टूडेंट स्टेटस जब आपका वीज़ा होता है, आप बाय लॉ 20 घंटे हफ्ते में काम कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल साल की लिमिट की बात करूं, जो कि पहले 120 फुल डे होता था, उसको बढ़ाकर 140 कर दिया गया है, एंड 280 हाफ डेज आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आप 20 घंटे स्टार्टिंग में काम नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर स्टार्टिंग में आपका फोकस आपकी स्टडीज़ है
या अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सेटलिंग में टाइम लगता है, तो आप सेमेस्टर ब्रेक जब होता है उनके बीच में फुल टाइम काम कर सकते हैं। बट आपको दिमाग में रखना है कि 140 फुल डे ही आप काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, आपको दिमाग में रखना है। आप आवरली रेट पर आप जो मिनिमम वेजेस हैं 12.82 है आज की डेट में बात करूं, पर जनवरी से वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो आप 13 यूरो मिनिमम मानकर चलिए, और आपने 80 घंटे भी काम किया है तो आपके ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आपको आप अर्न कर सकते हैं। तो उससे आप अपना खर्चा बड़े आसानी बिल्कुल से बड़े आसानी से आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। क्योंकि आपकी करियर एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी है, तो आपको ज़्यादा इतने वर्षों से आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो एक आपने अब तक डेटा तैयार कर लिया होगा कि पेरेंट्स की आम चिंताएं ये हैं, और वाई जर्मनी की जब बात आती है तो आप ये 5 चीज़ों में सम अप कर देते हैं कि इसलिए ये दोनों चीज़ें बताइएगा कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की होती है? पेरेंट्स की मैं अगर चिंता की बात करूं, जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग होती है। अब तो सबसे पहले उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा जाके बाद एक दूसरे ऐसे देश में जा रहा है जहाँ भाषा में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे जर्मन मेन लैंग्वेज माना जाता है, तो कैसे कॉप अप कर पाएगा। उनको ये बहुत चिंता रहती है, जैसे कि खाना कैसे बनेगा, अपने डेली के जो घर के काम होते हैं या ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो कैसे कर पाएगा, लॉन्ड्री कैसे होगा। एक ये चिंता रहती है। दूसरा सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्या कंट्री सिक्योर है। तीसरा पॉइंट होता है क्या जॉब मिलेगी करने के बाद में, जॉब मिलने से पहले क्या वो उनका वीज़ा स्टेटस, उनको ऐसा टाइम मिलेगा जिसमें वो जॉब सर्च कर पाए। तो ये 4 पॉइंट हुए। और बाद में अगर आपको जॉब मिल गया है तो आप नेशनैलिटी वहाँ की है, परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये 4-5 मेन पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर हर पेरेंट्स को चिंता होती है। बच्चों के भी यही होते हैं सब, हर कोई, अगर कोई यहाँ से निकल कर जा रहा है, अगर किसी ने विदेश में जाकर पढ़ाई करने का रास्ता अपनाया है, तो हर कोई चाहता है कि वो वहाँ जाके कुछ साल रुके, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले, उसको जॉब मिले, चाहे उसके बाद वो अगर लौटना चाहते हैं तो लौट सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसको जॉब मिले। तो बच्चों के भी दिमाग में यही रहता है। कई बार मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि उनको ये लगता है कि हम यूरोप में जा रहे हैं तो माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा, कि बहुत मस्ती होगी, ये होगा। मस्ती एक पार्ट है, वो होगा, लेकिन वहाँ पर स्ट्रगल भी है। तो आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आप अपनी रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलें, रियलिस्टिक रहें कि वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। वहाँ पर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स वहाँ साथ नहीं होंगे। आपको स्ट्रगल के लिए आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बट वो जर्नी है जो सिर्फ आप ही करेंगे। लेकिन ये इसीलिए पूछ रही थी कि बच्चों के जो उम्मीदें हैं और बच्चों की जो क्वेरीज हैं, चिंताएं हैं, वो पेरेंट्स से अलग होती होंगी। बिल्कुल अलग। क्या डिफरेंस रहता है? यही डिफरेंस रहता है कि पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है वो एजुकेशन, सेफ्टी, मनी, मेरे बच्चे को कितना सस्टेन कर पाएगा, ये सारा होता है। और बच्चों का ये रहता है कि नाइट लाइफ क्या होगी, हमारे कितने फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे, हम कितने जर्मन वालों के साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, यूरोप कितना घूम पाएंगे, नहीं घूम पाएंगे। तो हमने ऐसा देखा है कि बच्चे अगर दोनों चीज़ों को लेके चलें तो जो बच्चा सीरियस है वो दोनों चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट कर लेता है। जैसे हमेशा बोला जाता है, रवि हमेशा बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपको कोई भी काम अगर करना है। अगर आप एजुकेशन के लिए गए हो, एजुकेशन करो, अपना पार्ट टाइम जॉब करो, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप उसमें घूमो फिरो, आपको मिला है वो टाइम। आप अगर उस कंट्री में गए हो जहाँ का वीज़ा आपको अनदर 28 कंट्रीज़ का अवेलेबिलिटी देता है घूमने की, तो क्यों नहीं घूमना है। हम तो मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि जब वो 2 और 3 साल आप वहाँ जॉब कर मतलब स्टडी कर रहे हो तो फुल ऑफ द यूरोप घूमो ना। आपका टाइम मैनेज आप करोगे, ईजिली हो जाता है। वो बच्चों का ये ज़्यादा सवाल रहता है कि हमें घूमने का ऑप्शन मिलेगा, प्लस आपकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग वहाँ होती है, क्योंकि जर्मन के अलावा भी वहाँ बहुत सारे नेशनल के लोग एडमिशन्स लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपकी नेटवर्किंग ग्लोबलाइज्ड होती है। वो आपको बहुत एडवांटेज देता है आपके लॉन्गर करियर पे। ये सारी चीज़ें बच्चों का कंसर्न होता है। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको मालूम है कि हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वो आपसे ज़्यादा सवाल करते हैं। पेरेंट्स तो फिर भी एक बार को रुक जाते हैं, बच्चों के सवाल, अच्छा ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर हमें ये वाली जॉब नहीं मिली तो कैसे होगी, इंटर्नशिप के क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। दे आर वेरी स्मार्ट। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, अगर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कभी अप्लाई करने जाते हैं प्रोफेसर्स के कोर्सेज के लिए, तो वहाँ
अगर मैं बाकी नेशनलिटीज़ की बात करूं उससे ज़्यादा इंडियंस अप्लाई करते हैं और फास्ट अप्लाई करते हैं। पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट मत बनो। रवि जी, हम आगे एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज आप ये आश्वस्त कर दीजिए कि जर्मनी में इस एपिसोड में, क्योंकि मैं बताना होगा कि अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो क्यों आपके लिए ये जर्मनी सबसे मुफीद कंट्री है। कुछ रह गया हो, कुछ ऑप्शंस आपको और हमने बहुत पहलू पे इसमें जब वाई जर्मनी के बारे में हमने बात किया, आने वाले एपिसोड्स में हम डिटेल में बात करेंगे टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का, मास्टर्स के लिए क्या प्रावधान है, बैचलर्स के लिए क्या है, स्टूडेंट को लिए क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब कैसे होती है, जॉब के बाद में वीज़ा के क्या रूल्स हैं, ओवरऑल जर्मन लाइफ कैसे। तो हम आने वाले एपिसोड्स में उसमें डिटेल्स में जाकर बात करेंगे। पर वाई जर्मनी आई थिंक हमने मेन जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात कर लिया, बता दिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये सीरीज़ आपको जर्मनी में फ्री एजुकेशन के पूरे जितने विकल्प हैं वो सब बताएगी, आपको वहाँ तक पहुँचाने का पूरा काम करेगी। रवि जी हमारे साथ रहेंगे, आपको पूरा फॉर्म भरना भी सिखाएंगे। आज इन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है और क्यों आप वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।